हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 12वीं का जो एक सैम्पल पेपर है वो करेंगे, जो कि आपके नेक्स्ट एग्जाम यानी कि होम साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड है। और वीडियो के अंदर हम सिर्फ पेपर का पैटर्न ही नहीं देखेंगे, बल्कि क्वेश्चन के आंसर जो है वो भी साथ के साथ करेंगे, ताकि आपके एग्जाम की तैयारी भी जो है वो अच्छे से हो जाए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपका जो होम साइंस का एग्जाम है वो टोटल 60 मार्क्स का रहेगा और जो टाइम है वो आपको 2.5 घंटे का मिलेगा। तो सबसे पहले आपको एग्जाम के अंदर कुछ इस तरीके से इंस्ट्रक्शंस मिल जाएगी देखने को। आप उन इंस्ट्रक्शंस को रीड कर लेंगे और उसके बाद आप जो है अपना एग्जाम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना सैम्पल पेपर्स। और क्वेश्चन के सॉल्यूशन जो है आप साथ के साथ देखते जाएं, सुनते जाएं, ताकि आपके एग्जाम की तैयारी हो जाए। इसके साथ ही आप जिस क्वेश्चन का आंसर जो है याद करना चाहते हैं उसका आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। तो पहला सेक्शन ए जो है उसके अंदर आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट है, समाज के ग्रामीण, दूर दराज और वंचित वर्गों की कभी नामांकित नहीं होने वाली और स्कूल छोड़ने वाली लड़कियों को आवासीय विद्यालयों में प्रारंभिक स्तर तक स्कूली शिक्षा में लाने की योजना कौन सी है? तो उस योजना का क्या नाम है? केजीबीवी यानी कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। ये योजना विशेष रूप से सामाजिक रूप से वंचित समुदाय की लड़कियों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए आवासीय विद्यालयों की स्थापना करती है। सेकंड क्वेश्चन, खाद्य पदार्थों में मूल रूप से उपस्थित एंजाइमों की गतिविधि डैश पर निर्भर करती है। तो वो जो है गतिविधि पीएच और ताप पर निर्भर करती है, यानी कि पीएच वैल्यू और टेम्परेचर पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरासमस रोग मुख्यतः किसकी कमी से होता है? तो ये रोग ऊर्जा और प्रोटीन की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 4, फैशन की वह शैली जो कम समय के लिए होती है वो डैश कहलाती है। तो वो ऐसी शैली क्या कहलाती है? फैड्स कहलाती है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की नई रूपरेखा यानी कि एनसीएफ जो है वो कब तैयार किया गया है? तो जो एनसीएफ है ये अभी 2022 के अंदर तैयार किया गया है। संप्रेषण के क्षेत्र में क्रांति किसने ला दी है? तो मोबाइल फोन जो है, मोबाइल फोन ने संप्रेषण के क्षेत्र में यानी कि कम्युनिकेशन के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। दुनिया में लगभग डैश बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। तो दुनिया में लगभग 149 मिलियन बच्चे जो है वो कुपोषण का शिकार है। ये आंकड़ा जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के अनुसार है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम डैश में लागू किया गया। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू किया गया था। इसके बाद इसे 2019 में संशोधित किया गया और जो नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है वो 2019 में लागू हुआ। क्वेश्चन नंबर 9, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना डैश में हुई। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई थी। और किसने की थी? गैट यानी कि जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड जो है इसका उत्तराधिकारी संगठन है। HACCP का पूरा नाम क्या है? तो HACCP यानी कि हैक का पूरा नाम क्या है? हजार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स। ये क्या है? खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली है जो खाद्य उत्पादन में संभावित जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन और नियंत्रण पर केंद्रित है। क्वेश्चन नंबर 11, वैकल्पिक देखरेख क्या होती है? तो वैकल्पिक देखरेख वह व्यवस्था है जिसमें माता पिता या प्राथमिक देखभालकर्ता की अनुपस्थिति में बच्चों की देखभाल की जाती है। इसमें आवासीय देखभाल, पालक देखभाल और रिश्तेदारों द्वारा देखभाल आदि शामिल है। कुछ घरेलू परिरक्षकों के नाम बताइए। तो घरेलू परिरक्षक यानी कि हाउस होल्ड प्रिजर्वेटिव्स कौन कौन से होते हैं? सॉल्ट, चीनी, सिरका, तेल और इसके साथ ही कुछ मसाले जैसे कि हल्दी, लौंग, दालचीनी, सोडियम बेंजोएट और पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, अभिकथन और कारण से संबंधित है। अभिकथन क्या कहता है? कपड़ों की देखभाल एवं रख रखाव उन कपड़ों के तंतुओं, धागों के प्रकार, कपड़ा बुनने की विधि, उन पर किए गए विशेष प्रशिक्षण एवं उनके उपयोग पर निर्भर करता है। और तर्क यानी कि रीजन क्या कहता है? कपड़ों की विशिष्ट विशेषताओं को बनाए रखने के लिए उनकी उचित देखभाल एवं रख रखाव करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इसका जो ए ऑप्शन वो करेक्ट है कि अभिकथन और कारण दोनों ही सही है। और जो
आर कारण है वो अभिकथन की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 14, अभिकथन क्या कहता है? आहार में आयोडीन की कमी होने से गलकंड नामक रोग हो जाता है। इसमें थायराइड ग्रंथि सूज जाती है क्योंकि थायरोक्सिन हार्मोन कम मात्रा में स्रावित होता है। और कारण क्या कहता है? गलकंड पहाड़ी और लड़कियों को अधिक होता है। तो अभिकथन ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन जो आर है वो ए की सही व्याख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, अभिकथन क्या कहता है? मस्तिष्क के द्वारा हमें जो रंग दिखाई देता है वह प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणों की विशेष तरंग दैर्घ्य के मिश्रण के कारण होता है। और कारण क्या कहता है? इंद्रधनुष तब बनता है जब आकाश में एक ओर बारिश और दूसरी ओर सूर्य की रोशनी निकलती है, जिससे सूर्य की किरणें बारिश की बूंदों से अपवर्तित होती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर बी है कि ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन जो आर है वो ए की सही व्याख्या नहीं है। इसके बाद आपका सेक्शन बी आएगा, जिसके अंदर 2 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। तो पहला है क्वेश्चन, उद्यमियों के कोई 2 लक्षण बताइए। तो उद्यमियों के 2 लक्षण क्या है? जोखिम उठाने की क्षमता और नवाचार और रचनात्मकता। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में चल रहे पोषण कार्यक्रमों के नाम बताइए। तो भारत में भारत सरकार द्वारा संचालित कुछ प्रमुख पोषण कार्यक्रम कौन कौन से हैं? एकीकृत बाल विकास सेवा, मध्याह्न भोजन योजना, राष्ट्रीय पोषण मिशन, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और किशोरियों के लिए साप्ताहिक आयरन और फोलिक एसिड पूरक कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 18, आहार चिकित्सा को परिभाषित करें। आहार चिकित्सा वह प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति की स्वास्थ्य स्थिति, चिकित्सीय लक्ष्यों और पोषण संबंधी आवश्यकताओं के अनुरूप विशेष आहार योजना तैयार की जाती है। इसमें आहार विशेषज्ञों द्वारा रोगी की स्थिति के अनुसार आहार में परिवर्तन किए जाते हैं ताकि रोग के उपचार में सहायता मिले, लक्षणों को कम किया जा सके और स्वास्थ्य में सुधार लाया जा सके। क्वेश्चन नंबर 19, वस्त्रों की देखभाल और रखरखाव के 2 पहलू क्या हैं? तो वस्त्रों की देखभाल और रखरखाव के 2 पहलू हैं। पहला है सफाई और धुलाई और दूसरा है भंडारण और सुरक्षा। क्वेश्चन नंबर 20, निगमित संप्रेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो निगमित संप्रेषण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला है आंतरिक संप्रेषण, यानी कि संगठन के भीतर विभिन्न स्तरों और विभागों के बीच होने वाला संचार। दूसरा होता है बाह्य संप्रेषण, संगठन और बाहरी हितधारकों आदि के बीच होने वाला संचार। इन्हें आगे औपचारिक और अनौपचारिक, मौखिक और लिखित, ऊर्ध्वगामी और अधोगामी जैसे उप प्रकारों में भी वर्गीकृत किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 21, SOS बाल गांव पर नोट लिखें। SOS बाल गांव एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है जो अनाथ और असहाय बच्चों को पारिवारिक माहौल में देखभाल और शिक्षा प्रदान करता है। इसकी स्थापना 1949 में हरमन गमीनर द्वारा ऑस्ट्रिया में की गई थी। भारत में पहला SOS बाल गांव 1964 में दिल्ली में स्थापित किया गया था। इन गांवों में बच्चों को परिवार जैसा वातावरण प्रदान किया जाता है, जहां एक माँ 10 से 12 बच्चों के छोटे परिवार की देखभाल करती है। बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, मनोरंजन और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है ताकि वे भविष्य में आत्मनिर्भर बन सकें। यह संस्था बच्चों को सुरक्षित माहौल में विकास के अवसर प्रदान करके समाज में उनके पुनर्वास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्वेश्चन नंबर 22, एग्रोनॉमिक्स के क्या लाभ हैं? तो एग्रोनॉमिक्स के लाभ हैं कार्यस्थल पर दर्द और चोटों में कमी, उत्पादकता और कार्यक्षमता में वृद्धि, कर्मचारियों के स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार, थकान और तनाव में कमी, अनुपस्थिति दर में कमी और कार्य संतुष्टि में वृद्धि, कार्य के दौरान होने वाले मांसपेशी कंकाल विकारों की रोकथाम। नेक्स्ट है सेक्शन सी, जिसके अंदर 3 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 23 है, रेड रिबन एक्सप्रेस का वर्णन करें। रेड रिबन एक्सप्रेस भारतीय रेलवे द्वारा HIV और एड्स के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 1 दिसंबर 2007 को शुरू की गई एक विशेष ट्रेन है। यह ट्रेन दिल्ली से
डिब्रूगढ़ तक के मार्ग पर चलती है और एचआईवी एड्स के प्रति जागरूकता बढ़ाने, रोकथाम के उपाय और संक्रमित व्यक्तियों के प्रति सामाजिक कलंक को कम करने के लिए प्रचार सामग्री और शिक्षा प्रदान करती है। इस ट्रेन का नाम रेड रिबन एड्स जागरूकता का अंतर्राष्ट्रीय प्रतीक है। ट्रेन में प्रदर्शनी कोच, परामर्श सेवाएं और स्वास्थ्य शिक्षा गतिविधियां शामिल है। क्वेश्चन नंबर 24, नियमित एवं संशोधित आहार में क्या अंतर है? तो नियमित आहार सामान्य स्वस्थ व्यक्तियों के लिए डिजाइन किया गया है। सभी पोषक तत्वों का संतुलित समावेश होता है। कोई विशेष प्रतिबंध या परिवर्तन नहीं होते। दैनिक पोषण आवश्यकताओं को पूरा करता है। और संशोधित आहार क्या होते हैं? विशिष्ट स्वास्थ्य स्थितियों या बीमारियों वाले व्यक्तियों के लिए डिजाइन किया गया है। विशेष पोषक तत्वों की मात्रा में परिवर्तन, कुछ खाद्य पदार्थों का समावेश या बहिष्कार, चिकित्सीय उद्देश्यों के लिए भोजन की बनावट, पाचन शक्ति और तैयारी में परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 25, खाद्य संकट मोनोपोलिन से है, वर्णन करें। खाद्य संकट मोनोपोलिन एक विशेष आहार है जो आनुवंशिक विकारों, विशेष रूप से फेनिलकेटोनुरिया से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए तैयार किया जाता है। इस बीमारी में रोगी फेनिलएलनाइन नामक अमीनो एसिड का चयापचय नहीं कर पाते, जिससे मस्तिष्क को क्षति पहुंच सकती है। मोनोपोलिन आहार में फेनिलएलनाइन की मात्रा को सीमित रखा जाता है, जबकि अन्य आवश्यक पोषक तत्वों की प्राप्त मात्रा सुनिश्चित की जाती है। इसमें विशेष फॉर्मूला, कम प्रोटीन वाले अनाज उत्पाद और विशेष सप्लीमेंट्स शामिल होते हैं। इस आहार का पालन करके पीकेयू वाले बच्चों और वयस्कों में न्यूरोलॉजिकल समस्याओं और बौद्धिक विकलांगता को रोका जा सकता है, और जो कि उनके जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाता है। क्वेश्चन नंबर 25, खाद्य संकट कितने प्रकार के हैं, वर्णन करें। खाद्य संकट मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला है जैविक खाद्य संकट। ये बैक्टीरिया, वायरस, परजीवी या कवक जैसे सूक्ष्म जीवों के कारण होते हैं। उदाहरण साल्मोनेला, इकोलाई, लिस्टेरिया जैसे बैक्टीरिया से खाद्य विषाक्तता। दूसरा है रासायनिक खाद्य संकट। ये कीटनाशकों, भारी धातुओं, खाद्य योजकों, पशु दवाओं के अवशेषों या प्राकृतिक रूप से मौजूद विषाक्त रसायनों के कारण होते हैं। उदाहरण है फलों और सब्जियों पर कीटनाशकों के अवशेष, मछली में मरकरी की उच्च मात्रा। तीसरा है भौतिक खाद्य संकट। इसमें भोजन में गिरे विदेशी पदार्थ शामिल होते हैं जो नुकसान पहुंचा सकते हैं। उदाहरण भोजन में कांच के टुकड़े, धातु के स्क्रैप, हड्डियों के टुकड़े या कीड़े या पत्थर। इन खाद्य संकटों से बचाव के लिए उचित खाद्य संरक्षण, भंडारण और हैंडलिंग प्रथाएं आवश्यक हैं। साथ ही HACCP द्वारा जैसी सुरक्षा प्रणालियों का पालन भी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 26, अतिथि चक्र की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं? तो अतिथि चक्र यानी कि गेस्ट साइकिल की 5 प्रमुख अवस्थाएं हैं। पहली है पूर्वागमन, दूसरा है आगमन, तीसरा है ठहराव, चौथा है प्रस्थान और 5वां है पश्च प्रस्थान। तो सभी चरणों में उत्कृष्ट सेवा प्रदान करके अतिथि के संतुष्टि स्तर और होटल व रेस्तरां के प्रति वफादारी को बढ़ाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 27, बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा का क्या महत्व है? यानी कि जो ECCE है, जिसे हम कहते हैं अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, उसका क्या महत्व है? तो सबसे पहले मस्तिष्क विकास के लिए जन्म से 6 वर्ष तक का समय मस्तिष्क विकास का महत्वपूर्ण काल होता है। इस दौरान उचित देखभाल और उत्तेजना बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देती है। दूसरा है समग्र विकास। ECCE बच्चों के शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक और बौद्धिक विकास को एक साथ प्रोत्साहित करती है, जिससे उनका समग्र विकास सुनिश्चित होता है। तीसरा है स्कूली शिक्षा के लिए तैयारी। यह बच्चों को औपचारिक शिक्षा के लिए तैयार करता है, जिससे उन्हें स्कूल में बेहतर प्रदर्शन करने में मदद मिलती है। चौथा है सामाजिक कौशल विकास। प्रारंभिक शिक्षा बच्चों को दूसरों के साथ बातचीत करना, साझा करना, सहयोग करना सिखाती है, जो जीवन भर के लिए महत्वपूर्ण कौशल है। 5वां है असमानताओं को कम करना। गुणवत्तापूर्ण ECCE आर्थिक और सामाजिक रूप से वंचित बच्चों को समान अवसर प्रदान करके शिक्षा में असमानताओं को कम करने में मदद करती है।
छठा है दीर्घकालिक लाभ। शोध बताते हैं कि गुणवत्तापूर्ण ECCE प्राप्त करने वाले बच्चे बेहतर शैक्षणिक परिणाम, उच्च आय और कम अपराध दर दिखाते हैं। और लास्ट है माता पिता को सहायता। यह कामकाजी माता पिता को अपने बच्चों की देखभाल के साथ साथ आजीविका कमाने में भी सक्षम बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में युवाओं के लिए चलाए जाने वाले प्रमुख कार्यक्रम कौन कौन से हैं? तो भारत में युवाओं के लिए प्रमुख कार्यक्रम है, पहला है राष्ट्रीय युवा नीति, दूसरा है नेहरू युवा केंद्र संगठन, तीसरा है राष्ट्रीय सेवा योजना, चौथा है स्किल इंडिया, पांचवा है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और छठा है डिजिटल इंडिया, सातवां है स्टार्टअप इंडिया और आठवां है खेलो इंडिया। इन सभी की डिटेल जो आप यहाँ स्क्रीनशॉट करके इनको रीड कर सकते हैं। तो ये सभी कार्यक्रम युवाओं के कौशल विकास, रोजगार क्षमता, नेतृत्व गुणों और समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोगी को भोजन कितने तरीकों द्वारा दिया जाता है? तो रोगी को भोजन देने के प्रमुख तरीके निम्नलिखित हैं। पहला है मौखिक आहार। यह सबसे प्राकृतिक और पसंदीदा विधि है जिसमें रोगी स्वयं मुंह से भोजन ग्रहण करता है। रोगी की स्थिति के अनुसार सामान्य, तरल, अर्ध ठोस या विशेष आहार दिया जा सकता है। दूसरा है नासोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग। इस विधि में नाक से पेट तक एक ट्यूब डाली जाती है और इसके माध्यम से तरल आहार दिया जाता है। यह अल्पकालिक उपयोग 4 से 6 सप्ताह के लिए ही उपयुक्त है। तीसरा है पेरकुटेनियस एंडोस्कोपिक गैस्ट्रोस्टोमी। यह दीर्घकालिक पोषण के लिए सीधे पेट में डाली जाने वाली ट्यूब है जिसके माध्यम से तरल आहार दिया जाता है। नेक्स्ट है जेजुनोस्टोमी फीडिंग। इसमें छोटी आंत जेजुनम में सीधे ट्यूब डाली जाती है और पोषण प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है पेरेंटल न्यूट्रिशन। इस विधि में पोषक तत्वों को सीधे रक्त प्रवाह में शिराओं के माध्यम से दिया जाता है। यह तब उपयोग की जाती है जब पाचन तंत्रों का उपयोग संभव नहीं होता। नेक्स्ट है सिप फीडिंग। इसमें रोगी को पोषक तत्वों से भरपूर पेय पदार्थ दिए जाते हैं जिसे वे धीरे धीरे सिप करके पी सकते हैं। उचित विधि का चयन रोगी की चिकित्सा स्थिति, पोषण आवश्यकताओं और भोजन ग्रहण करने की क्षमता के आधार पर किया जाता है। डिजाइन सिद्धांत कौन कौन से हैं, किन्हीं तीन का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो डिजाइन के सिद्धांत है, पहला है संतुलन। ये डिजाइन के तत्वों का समान वितरण है जो आकर्षक और स्थिर प्रभाव उत्पन्न करता है। इसके 3 प्रकार हैं, समरूप संतुलन, असमरूप संतुलन और तीसरा है रेडियल संतुलन। नेक्स्ट सिद्धांत है डिजाइन का अनुपात, यानी कि जो प्रॉपर रेशियो है वो आपको देखना होता है। तीसरा है संरेखन, यानी कि अलाइनमेंट जो है, ये सिद्धांत निर्देशित करता है कि डिजाइन के तत्व एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण से क्या अभिप्राय है? तो प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण यानी कि PEM जो है, तो प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर को पर्याप्त प्रोटीन या ऊर्जा नहीं मिलती, जिससे शारीरिक और मानसिक विकास प्रभावित होता है। यह मुख्य रूप से बच्चों में देखा जाता है, लेकिन किसी भी उम्र के व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है। तो PEM के मुख्य प्रकार क्या है? पहला है क्वाशियोरकर। इसमें आहार में प्रोटीन की गंभीर कमी होती है, जबकि कैलोरी जो है अपेक्षाकृत पर्याप्त हो सकती है। इसके लक्षणों में सूजन, त्वचा परिवर्तन, बालों का रंग बदलना और वृद्धि रुकना शामिल है। दूसरा है मेरेस्मस। इसमें प्रोटीन और कैलोरी दोनों की गंभीर कमी होती है। इसके लक्षणों में अत्यधिक दुबलापन, मांसपेशियों का क्षय, त्वचा का सूखापन और वृद्धि में गंभीर अवरोध शामिल हैं। और तीसरा है मेरास्मिक क्वाशियोरकर। इसमें दोनों प्रकार के लक्षण जो है मिश्रित रूप से दिखाई देते हैं। अब PEM के कारण क्या क्या हो सकते हैं? अपर्याप्त आहार सेवन, संक्रमण और बीमारियां, कुपोषण और दीर्घकालिक बीमारियों का दुष्चक्र, सामाजिक आर्थिक कारक जैसे गरीबी, खाद्य असुरक्षा, अज्ञानता और गलत आहार प्रथाएं। प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं इसके? शारीरिक और मानसिक विकास में अवरोध होगा, प्रतिरक्षा प्रणाली का कमजोर होना, संक्रमणों के प्रति अधिक संवेदनशीलता, संज्ञानात्मक विकास पर नकारात्मक प्रभाव और उच्च मृत्यु दर। रोकथाम और उपचार में पर्याप्त और संतुलित आहार, संक्रमणों का नियंत्रण, स्तनपान को बढ़ावा देना और समुदाय आधारित पोषण कार्यक्रम शामिल हैं। नेक्स्ट आता है सेक्शन D, जिसके अंदर आपके 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन है
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम CPA क्या है? इसके तहत उपभोक्ताओं को कौन कौन से अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम एक महत्वपूर्ण कानून है जो भारत में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया है। 1986 में पहली बार यह अधिनियम लागू किया गया था और बाद में 2019 में इसमें व्यापक संशोधन किए गए। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं को निम्नलिखित अधिकार प्रदान किए गए हैं। पहला है सुरक्षा का अधिकार, दूसरा है सूचना का अधिकार, तीसरा है चुनाव का अधिकार, फोर्थ है सुनवाई का अधिकार, फिफ्थ है निवारण का अधिकार और सिक्स्थ है उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। अब बात करें अगर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत शिकायत निवारण प्रणाली का, तो उसके लिए कौन कौन सी बनाई गई हैं प्रणालियां? पहली है जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फॉर्म, ये 1 करोड़ रुपए से 1 करोड़ रुपए तक के मूल्य की शिकायतों के लिए है। दूसरा है राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, 1 करोड़ से 10 करोड़ रुपए तक के मूल्य की शिकायतों के लिए। तीसरा है राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, 10 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की शिकायतों के लिए। इन अधिनियम ने उपभोक्ता संरक्षण को मजबूत किया है और विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं को अधिक जवाबदेह बनाया है। 2019 में नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया जिसमें ई-कॉमर्स और ऑनलाइन खरीदारी से संबंधित प्रावधान भी शामिल किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन्हीं दो को जो है आपको संक्षेप नोट में लिखना है। पहला है फैशन चक्र यानी कि फैशन साइकिल। तो फैशन चक्र एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई विशेष शैली, डिजाइन या प्रवृत्ति शुरुआत से लेकर समापन तक विभिन्न चरणों से गुजरती है। इस चक्र में 5 प्रमुख चरण होते हैं। पहला है प्रस्तावना। इस चरण में नए डिजाइन या स्टाइल की शुरुआत होती है जो आमतौर पर फैशन डिजाइनरों या प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा पेश की जाती है। यह अभिजात्य वर्ग तक सीमित होता है और कीमत अधिक होती है। दूसरा है वृद्धि। इस चरण में फैशन अधिक लोकप्रिय हो जाता है और अधिक लोग इसे अपनाने लगते हैं। आपूर्तिकर्ता इसका अनुकरण करते हैं और कीमतें कुछ हद तक कम होने लगती हैं। तीसरा है शिखर। इस चरण में फैशन अपनी अधिकतम लोकप्रियता पर होता है, बड़ी संख्या में लोग इसे अपनाते हैं और यह आम बाजार में उपलब्ध होता है। फोर्थ है गिरावट। इस चरण में फैशन की लोकप्रियता कम होने लगती है क्योंकि नए फैशन ट्रेंड आने लगते हैं और लोग धीरे धीरे इसे ऊबने लगते हैं। पांचवा है अप्रचलन। इस अंतिम चरण में फैशन पूरी तरह से अप्रचलित हो जाता है और इसे कम लोग ही अपनाते हैं, हालांकि कुछ फैशन बाद में फिर से लोकप्रिय हो सकते हैं। तो फैशन चक्र की गति विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है जैसे कि सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां, तकनीकी विकास, सांस्कृतिक प्रभाव और मीडिया का प्रभाव। सेकंड में आपको CAC यानी कि कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन को एक्सप्लेन करना है। तो CAC खाद्य मानकों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय है जो संयुक्त रूप से खाद्य और कृषि संगठन और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 1963 में स्थापित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की रक्षा करना और अंतर्राष्ट्रीय खाद्य व्यापार में निष्पक्ष प्रथाओं को सुनिश्चित करना है। तो CAC के प्रमुख कार्य क्या हैं? पहला है अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मानकों का विकास, दूसरा है खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय खाद्य व्यापार को सुविधाजनक बनाना और लास्ट है उपभोक्ता स्वास्थ्य की रक्षा। भारत 1964 से CAC का सदस्य है और भारतीय खाद्य मानकों को CAC के अनुरूप विकसित करने के लिए प्रयासरत है। भारत में खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI कोडेक्स मानकों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल एजेंसी है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका होम साइंस का सैंपल पेपर और उसका कंप्लीट सॉल्यूशन। आप वीडियो को ध्यान से देखें, ध्यान से सुने ताकि आपके एग्जाम की तैयारी भी साथ के साथ हो जाए और आपको पेपर का पैटर्न भी जो है वो समझ आ जाए। तो चलिए इसी के साथ जो है हम वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं अगर आपका कोई क्वेश्चन है या कोई क्वेरी है। तो चलिए इसी के साथ हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।